कमाई पूत लाओ, पद पाओ और शिखर तक पहुंच जाओ। इन्होंने जनता को मुंह दिया है। सांसद के लिए हम फ्री कैंटीन की व्यवस्था वेज और नॉन वेज की कर सकते हैं, तो गरीब जनता को क्या फ्री में स्वास्थ्य लाभ की चाह नहीं है? ये जनता का अधिकार नहीं है? मैंने सरकार पर भी, अपनी सरकार पर भी दबाव बनाया कि ये मुद्दे हमने ये वादे करे, इनको पूरा करो। और लगातार उसी तरीके से मेरा विरोध इसलिए नहीं रहता कि ये भाजपा है या ये बसपा है या ये सपा है। मेरा जो जेन्युइन अधर्म, अत्याचार, भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई है। यहाँ डीजीपी आ रहे थे, वो भाकुनी जी हमारे बहुत तेज तर्रार कोतवाल हैं, उनके खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था। हाँ, सिंघम साहब डीजीपी आए तो मैंने पुलिस को चैलेंज लगाया और मैंने कहा तुम पकड़ लो मुझे, अगर मेरे से अगर धींगा मुश्ती करोगे तो जीत नहीं पाओगे। तो लगातार हमने धमकियां देखी, वो दौर देखा है। माँ के 3 बेटे हैं और 2 बेटे अपने परिवारों की सेवा में लगे, एक समाज सेवा में लगा है। भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया, डर किस बात का? मेरे पास खोने के लिए कुछ है नहीं। एक बात बताइए, 400 रुपए का परख में 450 का अल्ट्रासाउंड हो रहा है, 570 का सुशीला तिवारी में क्यों? 50 रुपए की जांच बाजार में हो रही है खून की, तो 100 रुपए की सुशीला तिवारी में क्यों? या तो सुशीला तिवारी को बंद कर देना चाहिए सरकारी के नाम से। और इतिहास गवाह है, जिसने अन्याय, अत्याचार, अधर्म, भ्रष्टाचार किया, उसकी आने वाली पीढ़ियों को उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। ये देवभूमि है गुरु, ये देवभूमि में ऐसा नहीं चलता है कि आप कह दो कि जय बोले की और जय करके टीका लगा के वोट मांगने आगे। ठीक है, भगवान देख रहे हैं ऊपर से। भारतीय जनता पार्टी में विजनवान नहीं, बिजनेसवान है। हाँ जी, हाँ। मैंने मुख्यमंत्री जी से भी सीधा सवाल ही किया, जब हम एक विधायक को 4 लाख रुपए तनख्वाह देते हैं, 5 करोड़ रुपए उनको साल की हम विधायक निधि दे रहे हैं, उसमें तमाम भ्रष्टाचार हो रहे हैं। मैं भ्रष्टाचार करता नहीं, किसी से 2 नंबर की बात करता नहीं, गलत करता नहीं। तो भैया जो प्रभु है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, प्रभु की महिमा है सबसे बड़ा, और जनता का प्यार है, इसलिए डर नहीं लगता। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में आपकी बात कराने जा रहा हूँ युवा दिलों की धड़कन और आजकल राजनीतिक क्षेत्र में छाए हुए, मीडिया में छाए हुए हमारे पनेरू जी से। और सीधी बात करते हैं पनेरू जी से। पनेरू जी नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे साथ। और मैं आपके साथ थोड़ा सा संवाद करना चाह रहा हूँ आपसे। जी बोलिए। आप आजकल बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हमको दिखते हैं, मीडिया में दिखते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो मुद्दे हैं उनके ऊपर बात करते हैं। आप मुद्दों की राजनीति के लिए आप जाने जा रहे हैं, तो इसमें आपका जो मुख्य मुद्दा जो अभी सामने चर्चित नजर आ रहा है कि सुशीला तिवारी में जो रेट बढ़ गए थे, उसके प्रति आपने वहां पर धरना दिया, तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? क्यों आप धरना देने पर आपको विवश होना पड़ा और क्या धरने से फायदा होगा? देखिए, धरना इसलिए देना पड़ा, हमारे 3 फंडामेंटल राइट हैं: राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू वाटर, राइट टू एजुकेशन। स्वास्थ्य व्यवस्था जो पंडित नारायण दत्त तिवारी जी का सपना था, सुशीला तिवारी हॉस्पिटल, वो इसलिए यहाँ स्थापित किया गया था कि कुमाऊं और भाबर दोनों को कवर करके स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। नारायण दत्त तिवारी जी के सत्ता से हटने के बाद वो हॉस्पिटल जहाँ का तहाँ है, उसमें अव्यवस्थाओं का अंबार है। हमारा ये कहना है, मेरा विरोध इस बात का है, मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से रुद्रपुर हेलीपैड में मिला था। हाँ जी, हाँ। मैंने मुख्यमंत्री जी से भी सीधा सवाल ही किया, जब हम एक विधायक को 4 लाख रुपए तनख्वाह देते हैं, 5 करोड़ रुपए उनको साल की हम विधायक निधि दे रहे हैं, उसमें तमाम भ्रष्टाचार हो रहे हैं। अधिकतर विधायक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और जब तनख्वाह उनकी बढ़ती है, जब विधायकों की तनख्वाह बढ़ सकती है, सांसद के लिए हम फ्री कैंटीन की व्यवस्था वेज और नॉन वेज की कर सकते हैं, तो गरीब जनता को क्या फ्री में स्वास्थ्य लाभ की चाह नहीं है? ये जनता का अधिकार नहीं है? जो हमारे भाग्य विधाता हैं, जिनको हमने वोट देकर ये कहा कि जो निर्णय करोगे तुम सही करोगे, वो सब सोए हुए, वो इस पर कोई बोल नहीं रहा है। तो वक्त एक ऐसा आता है कि जब आज़ादी का आंदोलन चला था, उस आज़ादी के आंदोलन में जो आज लोग कहते हैं कि देश ये हो रहा है, उस टाइम ये सोए हुए थे। तो पूछा गया, आज इनके ऊपर आरोप लगते हैं ना कि आज़ादी में आपका क्या हिस्सेदारी है, ये आज़ादी में नहीं थे। तो मेरा एक उद्देश्य है, राज्य आंदोलनकारी के नाते मैं आज ही नहीं, हमेशा मैंने जन सरोकारों के मुद्दे उठाए। और मैंने अपनी पार्टी के अंदर भी, जब हमारी पार्टी में प्रदेश कांग्रेस का महामंत्री होने के बाद जब कभी ऐसे मुद्दे होते थे जिसमें हम जब सरकार में थे, जिन पर हमने वादे किए थे, अगर सरकार में आने के बाद उनको हमारी सरकार ने पूरा नहीं किया, तो मैंने सरकार पर भी, अपनी सरकार पर भी दबाव बनाया कि ये मुद्दे हमने ये वादे करे, इनको पूरा करो। और लगातार उसी तरीके से मेरा विरोध इसलिए नहीं रहता कि ये भाजपा है या ये बसपा है या ये सपा है। मेरा जो जेन्युइन अधर्म, अत्याचार, भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई है।
ये लड़ाई जब तक जारी रहेगी, जब तक उत्तराखंड राज्य से अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, जब तक ये झंडा बुलंद रहेगा, जब तक पंचनाम देवों का आशीर्वाद है, लोकचुई लोखाम का आशीर्वाद है, गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद है, जब तक मुझे ऐसा लगता है कि देवभूमि में आज भ्रष्टाचार। मैंने कल भारतीय जनता पार्टी के कई विधायकों से मेरा सामाजिक समारोह में मुलाकात होती है, तो उनको मैं मंचों से भी कहता हूँ कि भाई मोदी जी देहरादून आए, मोदी जी बद्री केदार आए, मोदी जी ठीक है हमारे देवताओं को, उत्तराखंड को पहचान दिला रहे हैं, इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन भैया तुम्हारे आने का फायदा क्या हुआ हमारे उत्तराखंड राज्य को? आज भी डोली पर जो है महिला इलाज के लिए आ रही है, आज भी दूरस्थ क्षेत्रों में लोग इलाज के अभाव में जान दे रहे हैं, शिक्षा का हाल बुरा है, रोड की हालत खराब है, तो आपका आने से फायदा क्या हुआ, हम ये जानना चाहते हैं। तब तो अगर आपके आने से फायदा हो तब तो अच्छी बात है। आप खाली वोट के लिए और अपने वोट को प्राप्त करने के लिए धर्म का डिटोरा पीट रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से आपको याद होगा धृतराष्ट्र की सभा में बड़े बड़े महारथी चुप हो गए थे और द्रौपदी का चिरहरण होते रहा, उसमें बहुत सारे महारथी, गुरु कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, तमाम लोग चुप थे, लेकिन उसका अंत क्या हुआ? उसका अंत ये हुआ कि सबका, जिन्होंने अधर्म का साथ दिया उन सबका खात्मा हुआ और धर्म की विजय हुई। 5 गांव उन्होंने मांगे, उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं देंगे, क्योंकि दुर्योधन जो था घमंडी था और उसको अपने घमंड पे और धृतराष्ट्र पुत्र मोह में फंसे हुए थे। तो मुझे लगता है ये ऐसी सरकार चल रही है और इसमें जो आने वाला समय है उसमें देवभूमि की जनता, जो हमारे देवी देवता हैं, वो इन दैत्यों का, महिषासुर राक्षस भी कितना शक्तिशाली था, हिटलर भी कितना शक्तिशाली था, ये सब का अंत क्या हुआ? ये जिस तरह से जनता के दमन करके और विशेष तौर से मैं अपनी भीमताल विधानसभा की बात करूं, हमारे भीमताल विधानसभा में आज एक विधायक जी हमारे 10 साल में ये नहीं बता सकते कि मैंने एक नया काम कहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कहीं शिक्षा के क्षेत्र में, कहीं कोई और एजुकेशन टेक्निकल शिक्षा के क्षेत्र में कोई एक काम किया हो। सिर्फ आप उन्हीं का दाल भात खा रहे हो, उन्हीं को जो है पोस्टमार्टम होता है तो आप पोस्टमार्टम के लिए फोटो खिंचवाते हो, आप हॉस्पिटल नहीं दे पाए। तो अभी पिछले दिनों हमने सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में भीमताल में बस गिरी, तो उस बस में मृतक, यहाँ सुशीला तिवारी में इमरजेंसी सुविधाएं नहीं है, तो एयरलिफ्ट करने के लिए मैं परिवारजनों ने मुझे घेर लिया। उन्होंने कहा भाई 1900 शायद सत्ता पक्ष का आ गया नेता तो मुझे खरी गोटी, तो मैंने सिटी मजिस्ट्रेट के सामने उनको अड़काया। मैंने कहा भाई सुन लो, मैं सत्ता पक्ष का आदमी नहीं हूँ, तुम में इतना दम है तो मेरे साथ मुख्यमंत्री आ रहे हैं, अभी विरोध करने को तैयार रहो, तो वो तैयार हो गए, तो मुझे पुलिस ने नजरबंद कर लिया मेरे घर में। कोई बात नहीं, तो ये तो जीवन संघर्ष का नाम है और संघर्ष चलता रहेगा। और आप जैसे नौजवान जब हमारा इंटरव्यू लेते हैं तो मेरे लिए यही कमाई है, जब एक गरीब जिसके घर को पेट भर रोटी नहीं मिलती है, आज वो इंटरव्यू देने लायक हो गया है, तो मैं ये अपनी उपलब्धि समझता हूँ। सही बात। अच्छा, मेरे को एक चीज ये बताइए, आपका जो है गोलापार क्षेत्र में, हमारे गोलापार क्षेत्र में भी आवाजाही आपकी रहती है, तो क्या अंतर नजर आता है आपको पिछले 10 सालों में, 15 सालों में जो विकास में? क्योंकि मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ, तो मेरे को ये लगता है कि जो हमारा गोलापार क्षेत्र है वो उदासीन नज़रों से देखा जाता है और उदासीनता का शिकार रहता है, क्योंकि गोला के इस पार आप देख लीजिए और गोला के उस पार देख लीजिए, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र जो है आधा इधर आधा उधर है। तो इसमें आपको अंतर स्पष्ट नजर आता है और आपको लग रहा है कि यहाँ पर जो गोलापार का जो जिस तरीके से विकास होना चाहिए उस तरीके से हो रहा है, और फिर यहाँ पर क्या कमी रह जाती है, या फिर यहाँ नेतृत्व की कमी है? क्या लग रहा है आपको? देखिए, पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ने यहाँ की कृषि को बढ़ावा देने के लिए तमाम ट्यूबवेल स्थापित किए, गोलापार को एक कॉरिडोर के रूप में विस्थापित किया जब उत्तराखंड के, उसमें इंदिरा हृदय जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन जब से नारायण दत्त तिवारी जी इस दुनिया से चले गए और इंदिरा हृदय भी चले गई, तब से मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई विजनवान व्यक्ति है यहाँ पर। बिल्कुल सही। भारतीय जनता पार्टी में विजनवान नहीं है, बिजनेसवान है। कमाई पूत लाओ, पद पाओ और शिखर तक पहुंच जाओ। इन्होंने जनता को मुंह दिया, जनता को मुंह दिया। कहीं मैं अपनी कमी मानता हूं, मैं दूसरे भाइयों को दोषी नहीं मानता। हम लोग मुद्दे उठाने में, जनता को विश्वास दिलाने में, क्योंकि विपक्ष के आदमी को 24 घंटे सड़कों पर रहना चाहिए, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। अब उसके पीछे क्या कारण है वो मैं तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी बात कह सकता हूँ कि हमारा जो गोलापार क्षेत्र है इसमें विकास की अनंत संभावना है। आज यहाँ सारे भूमाफियाओं ने यहाँ कब्जा कर लिया है। आप देखते होंगे जो प्लॉटिंग हो रही है, जो गोलापार में तमाम हो रही है, अगर वो सत्ता के संरक्षण में नहीं है तो उसको सीधे उसकी कॉलोनी सीज कर दी जाएगी। यानी आप सत्ता से जुड़े हो तो आप चोरी भी कर रहे हो तो ठीक है, आप सत्ता से नहीं जुड़े हो आप फिर चोर साबित हो गए। तो ये कौन सा दोहरा मापदंड है? तो मुझे ऐसा लगता है कि अधिकारियों से मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब रावण का
युग नहीं रहा, जब हिटलर का शासन नहीं रहा, तो युग तुम्हारा भी नहीं रहेगा। और जिस दिन परिवर्तित होगी ना, उस दिन जनता हमारे जैसे लोगों से भी पूछेंगी कि फनकार कहाँ थे, फनकार कहाँ थे। तो हमसे भी सवाल पूछा जाएगा, लेकिन तुम्हारा हाल क्या होगा तुम अपनी चिंता करो। और इतिहास गवाह है, जिसने अन्याय, अत्याचार, अधर्म, भ्रष्टाचार किया, उसकी आने वाली पीढ़ियों को उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। ये देवभूमि है गुरु, ये देवभूमि में ऐसा नहीं चलता है कि आप कह दो कि जय भोले की और जय करके टीका लगा के वोट मांगने आगे। ठीक है, भगवान देख रहे हैं ऊपर से कि भगवान के लिए जो महिला है मानव सेवा, सुशीला तिवारी हॉस्पिटल पे दोबारा मैं लौट के आना चाहता हूँ। एक बात बताइए, 400 रुपए का परख में 450 का अल्ट्रासाउंड हो रहा है, 570 का सुशीला तिवारी में क्यों? 50 रुपए की जांच बाजार में हो रही है खून की, तो 100 रुपए की सुशीला तिवारी में क्यों? या तो सुशीला तिवारी को बंद कर देना चाहिए सरकारी के नाम से। भाई कह दो आप प्राइवेट अडानी अंबानी को आपको देना है। मुझे बताया कि कोई इसमें सत्ता पक्ष से जुड़े हुए बड़े आदमी का किसी का इसमें घालमेल है, क्योंकि वो जैसे 2 महीने की वेटिंग आती है वो अल्ट्रासाउंड के लिए बाजार भेज देगा। और 2 महीने में आदमी नंबर उसने का सुशीला तिवारी है तो प्राइवेट जाएगा, तो प्राइवेट जाएगा तो वहां से कमीशन बंधा होता है। तो ये एक बड़े मेरे आरोप हैं, और मैं आरोप लगाने से आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सत्यता है। अगर किसी को प्रमाण चाहिए तो मैं प्रमाण भी दे सकता हूँ। अभी कल मेरे एक भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं हमारे हुकुम सिंह कुंवर, उनसे मेरी डिबेट हो रही थी। तो मैंने कहा भाई साहब ये तो बता दो, कह रहे यार भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, बहुत विकास हो रहा है। मैंने कहा मेरे का हर नल जल योजना में, जो मोदी जी की प्रधानमंत्री जी की योजना है, पहाड़ में मैंने एफिडेविट दे रखा है डीएम को, और विभाग के यहाँ 10 बार धरना किया कि सूखी लाइनें बिछा दी, इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, पूरे कुमाऊं हो रहा है, और कोई आदमी बोलने को तैयार नहीं है साहब। सही बात। अच्छा, मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए अभी रिसेंटली जो दिल्ली में चुनाव हुए हैं, ठीक है, बीजेपी की जो गवर्नमेंट जो है 27 साल के बाद आ गई। मैनिफेस्टो में अपने जो बीजेपी है उन्होंने कहा है कि फ्री की जो समस्या जो चल रही थी योजनाएं वो तो चलती रहेंगी। देखिए चिकित्सा में चाहे कैसा भी हो, आम आदमी पार्टी वाले, मैं उनमें यहाँ पर एक उपलब्धि ये मानना चाहता हूँ कि जो गरीब आदमी है अब बेधड़क होकर वो अपना हॉस्पिटल में जाता है और अपनी चिकित्सा कराता है। क्यों? क्योंकि चिकित्सा बिल्कुल फ्री है। और चिकित्सा के लिए देखिए हॉस्पिटल में आप और हम अगर स्वस्थ हैं तो ज़बरदस्ती तो वहाँ जाएंगे नहीं कि भाई यार चलो आप खाली हैं तो चलो एक आध इंजेक्शन ठुकवा लाते हैं, इस तरीके की चीज़ें तो हम करते नहीं। तो भाई जब चिकित्सा का क्षेत्र है और चिकित्सा के क्षेत्र में तुमने चिकित्सा फ्री करनी चाहिए, तुम चिकित्सा के क्षेत्र में रेट और बढ़ा रहे हो, ये समझ में नहीं आ रहा। दिल्ली में तो आप सब चीज़ें फ्री कर रहे हो, तो ये दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जा रहा है? मतलब कि उत्तराखंड वालों को अलग, दिल्ली वालों को अलग। ये यहाँ के विधायकों का नकारापन है, सत्ता पक्ष के, यहाँ के उत्तराखंड के सांसदों का नकारापन है। क्योंकि ये जो आदमी भाई साहब जो पैसे का लेन देन करता है वो या पैसा ही ले ले या जनता के काम करा ले, तो 2 में से एक काम कराना है इनको, तो ये अपने घर और अपने परिवारों को, अपनी पीढ़ियों को पक्का कर रहे हैं। तो काम से इनको कहाँ लेना देना है? अगर नहीं तो मैं समझता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी और देश के गृह मंत्री जी या देश के स्वास्थ्य मंत्री जी उन तक अगर ये बताते कि साहब हमें कुछ नहीं दो, हमें तो उत्तराखंड में फिर इलाज दे दो। हाँ सही बात है। हमारे यहाँ गांव में हॉस्पिटल खोल दो। पहाड़ से आज पलायन हो रहा है। मैंने कल मैंने एक संबोधन में उत्तरायणी कौतिक में बोला है, मैंने वहाँ पहाड़ से पलायन क्यों हो रहा है? पहाड़ से पलायन इसलिए हो रहा है, आपने जैसे आदमी को ना स्लो पॉइजन कहते हैं। आपने कहा कि 4 किलो आपको राशन मिल जाएगा पेट भर खाने के लिए, जैसे पेट भरते हैं अपना आदमी, और 1000-2000 रुपए तुमको तनख्वाह मिल जाएगी, और तुम बेटा खा के मौज करो, अपने विकास की चिंता मत करो, विकास घर हम अपना भरेंगे। तो पहाड़ को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। मैंने तो ये प्रस्ताव दिया, विशेषज्ञ की राय पड़ी है, मैं उसकी सराहना कर रहा हूँ व्यक्तिगत रूप से। उन्होंने कहा है कि जो पहाड़ से पलायन रोकने में एक काम हो सकता है, जो फ्री राशन, जो आदमी पहाड़ में खेती नहीं कर रहा है, यानी जिसके खेत बंजर है और वो फ्री का राशन ले रहा है, तो उन्होंने कहा कि फ्री राशन उसी को दिया जाए जो खेत पे खेती कर रहा है। हो या ना हो, ये अलग बात है, आप मेहनत तो करो। तो मुझे उन विशेषज्ञ की राय अच्छी लगी। आने वाला जो उत्तराखंड का सदन है, मैंने रुद्रपुर के विधायक और लालकुआं के विधायक मोहन बिष्ट से कहा, मंचों से कहा है मैंने उनसे, पन्नगर में मेरा संबोधन उत्तरायणी कौतिक में वहाँ कहा था मैंने, और कल रुद्रपुर सामिया लेक सिटी में वहाँ कहा। मैंने कहा भाई तुम भी पहाड़ के लोग हो, तुम भी पहाड़ी राज्य का सबसे ज्यादा फायदा ले रहे हो, तो तुम ही उठाओ इस बात को कि भाई पहाड़ पे ये नीति, पहाड़ से पलायन रुक जाएगा। तो इन सब मुद्दों पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। और अत्याचार, महिषासुर का राज्य चल रहा है। मैं तो ये कहता हूँ, महिषासुर आप मुझसे ज्यादा जानते होंगे, महिषासुर के राज्य में भी कितना उसका प्रकोप था, कितना था, लेकिन जब देवता जागते हैं
तो मुझे लगता है कि कोई भी शक्ति नहीं रहती है और निश्चित रूप से हम विश्वासवान हैं, आशावान हैं और नारायण दत्त तिवारी जी के सपनों का जो राज्य है और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के सपना का जो राज्य है उसकी अवधारणा अभी पूरी नहीं हुई है। उसके लिए जब तक जान में जान है और जब तक आप सबका जनता का आशीर्वाद है, जब तक ये लड़ाई जारी रहेगी हमारी। और आने वाले 2027 के चुनाव में ये मुद्दा जोर शोर से हम उठाएंगे कि उत्तराखंड की जनता को फ्री में स्वास्थ्य सेवाएं क्यों नहीं, शिक्षा का अधिकार क्यों नहीं, या तो प्राइवेट स्कूलों को आप बंद करवा दो या सरकारी स्कूलों को इतना बेहतर करा दो। जैसे दिल्ली में केजरीवाल ने भाई जो काम अच्छा किया उसको तो कहें हार गया, वो एक अलग इशू है। बिल्कुल। लेकिन उत्तराखंड वो कह रहे 500 में हम देंगे, अब देते नहीं देते। ये हमारे विधायक भी क्यों नहीं उठाते कि पहाड़ पर जो तुम कहते हो हमने उज्ज्वला गैस बांट दी, तमाम योजनाएं बांट दी, उसका लाभ क्या हुआ? आज लोगों के गैस के कनेक्शन, गैस कहीं स्टोर में गोबर में गोट में पड़ी हुई गैस है क्योंकि दोबारा गैस भराने के लिए पैसे नहीं। तो इन मुद्दों को आप जैसे हमारे नौजवान भाई हैं और हम आपके साथ हैं, हम आपकी बदौलत जिंदा हैं और आपका आशीर्वाद रहेगा तो आपका छोटा भाई हरीश पनेरू हमेशा जनता की आवाज के साथ आपको मिलेगा। और 2027 में हम जो उत्तराखंड राज्य की आंदोलनकारी होने के नाते हमने तराई में 1 आदमी 10 आदमी उत्तराखंड के समर्थन में होते थे, यहाँ तो बहुत आते थे पर्वतीय लोगों की संख्या। हमने उस जगह से आंदोलन का झंडा बुलंद किया जिनके हमारे भीमताल को जिन्होंने ठगा, जिन्होंने वहाँ भ्रष्टाचार किया, जिन्होंने वहाँ अत्याचार किया, जिन्होंने थाने में लोगों की फोटो खिंचाने से लोग डर रहे हैं, उनके ऊपर जो दबाव है वो हमने 3 साल में उस दबाव को खत्म किया। आने वाले टाइम में ये दो साल बचे हैं उनके, हमने आपको याद होगा हमने अपनी पार्टी के विधायक जी के, उन्होंने कुछ मेरा अशोका लीलैंड में 300 अशोका लैंड कर्मचारियों को हमने बंद करा। तो मुझे अपने पार्टी के विधायक जी के साथ भी ऐसी, उन्होंने कहा इज्जत नहीं बच रही, कैसे बचेगी? हमने कहा भाई हम भी, तुम भी और शिव भी, तीनों के कपड़े उतारेंगे और मटेरियल डालूंगा मैं तीनों के। तो जब हम अपनी पार्टी को नहीं छोड़ते भाई, तुम ये ऊपर वाली की कृपा होना चाहिए। हरीश पनेरू गलत नहीं करेगा, गलत नहीं सहेगा, मैं यही विश्वास दिला सकता हूँ। अच्छा, मेरा एक इम्पोर्टेंट सवाल आपसे है कि देखिए ये सारे युवाओं के दिलों में है और युवा इसीलिए आप युवाओं के दिलों की धड़कन बनते जा रहे हैं। इतनी बेबाकी, इतनी निडरता से और इतने ऐसे मुद्दे आप उठा लेते हैं, डर नहीं लगता आपको? नहीं, डर बहुत बार लगा है। जब आतंकवाद का दौर था 96 में रुद्रपुर में और मेरी क्लास में 10 पहाड़ के स्टूडेंट थे। तो हम वहाँ छात्र नेतागिरी हमने की, वहाँ लीड किया, हम निर्वाचित हुए शासन में। तो लगातार हमने धमकियाँ देखी, वो दौर देखा है। माँ के 3 बेटे हैं और 2 बेटे अपने परिवारों की सेवा में लगे, एक समाज सेवा में लगा है। भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया, डर किस बात का? मेरे पास खोने के लिए कुछ है नहीं, मैं भ्रष्टाचार करता नहीं, किसी से 2 नंबर की बात करता नहीं, गलत करता नहीं। तो भैया जो प्रभु है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, प्रभु की महिमा है सबसे बड़ा, और जनता का प्यार है, इसलिए डर नहीं लगता। और जिस दिन मैं गलत करूंगा तो उस दिन मुझे कोई बचा नहीं पाएगा। ठीक, अच्छा, मैं जानता हूँ इसका रिजल्ट। आपको याद होगा जिस दिन मैंने यहाँ डीजीपी आ रहे थे, वो भाकुनी जी हमारे बहुत तेज तर्रार कोतवाल हैं, उनके खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था। हाँ, सिंघम साहब डीजीपी आए तो मैंने पुलिस को चैलेंज लगाया और मैंने कहा तुम पकड़ लो मुझे, अगर मेरे से अगर धींगा मुश्ती करोगे तो जीत नहीं पाओगे। तो मेरे लोहाखाम देवता गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद था, मैं अंदर, पत्रकार कोई नहीं जा पाए, मैं अंदर गया। अरे कहाँ से गया, शक्ति कहाँ से आई? वो साली दीवार इतनी ऊंची है, लेंटर से ऊंची दीवार थी, तो आपका भाई कूद गया ना। तो ये दैविक शक्ति है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। ये देवभूमि अभी भी हमारे यहाँ जागा लगा के लोगों का इलाज किया जाता है, टीका को, और अभी उस पर आधारित है ना। मैं तो कह रहा हूँ सुशीला तिवारी को तुम ठीक नहीं करते, हमें पुरानी व्यवस्था भैया, अंग्रेज का जैसा शासन था वैसे ही रहने दो जब तुम कुछ नहीं कर सकते। नहीं तो आपको दिनों दिन तरक्की करनी चाहिए, अच्छे मुद्दों के साथ आना चाहिए। आज तमाम मतलब मेरे मन में तो इतने मुद्दे हैं भाई साहब, मैं क्या बताऊं। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे जागरूक नौजवान हैं, अगर वो जाग रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उत्तराखंड का दिन अच्छा आने वाला, जागने वाला है। बेरोजगारी किस हताशा पे पहुंच गई लोगों को, बेरोजगारी 200 रुपए की सिटकुल में कितने रोज अंगुली कट रही, किसी का पैर कट रहा है, किसी का कुछ कट रहा है, कोई बोलने वाला नहीं साहब, कोई सुनने वाला नहीं है। तो इसलिए डर, आप अपने मेरे पर नजर रखें भाई, ये कैमरा आपका है तो डर काएगा आपके पास। अच्छा भाई, मुझे एक चीज और आपसे जाननी है कि जैसे देखिए ये आपके ऊपर बिल्कुल चरितार्थ करते हैं इस कहावत को, कि जैसे कहा जाता है कि गूंगा वो व्यक्ति नहीं है जिसके मुंह में जबान नहीं, गूंगा वो व्यक्ति है जो देख रहा है कि गलत हो रहा है और वो बोल नहीं रहा है। तो ये इस चीज़ को बहुत सारे युवा फॉलो भी करते हैं, लेकिन क्या है कि उनके अंदर जिसको बोलें कि नर्वस हो जाते हैं, थोड़ा सा डर बना हुआ है, समाज में बाहर आना चाहते हैं। तो किस तरीके से आपकी तरह, आपके तर्ज पर जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ कैसे खड़े हो?
किस तरीके से आपका मैसेज क्या होगा उन युवाओं नहीं, को? मैंने कभी, आपने देखा होगा 3 साल मैंने कभी पार्टी के एजेंडे से मैं नहीं चला। मनमोहन शर्मा ओखलकांडा का एक नौजवान पुलिस ने पीटा, सादिक हुसैन हाँ जी, और हाँ अन्य जी, लोगों बिल्कुल ने, बिल्कुल। तो वो हमारे विधायक जी का नजदीकी था। विधायक जी ने कहा तुम इसको जो है मामले को सब्साइड कर दो, आगे से पुलिस नहीं पीटेगी। और मेरे को लोगों ने कहा, युवाओं ने कहा पनेरू जी उठा सकते हैं जैसे आप विश्वास से आगे, तो मैंने कहा भाई उठाएंगे। तो 8 दिन हमने उनको अपने साथ रखा, वो नहीं तो फांसी खा लेता। वो रोज कहता था कि भाई मेरे को जीवन नहीं चाहिए अब, क्योंकि इतना मार लिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने उसको एक दिलासा दिलाई और आज वो अपना रोजगार कर रहा है। तो हम सारे नौजवानों से कहते हैं कि आप डरो मत, गलत चीज से डरो, सही में डरो मत। ये देवभूमि है। अभी हमारे बुजुर्गों का, हमारे देवताओं का इतना आशीर्वाद है कि कोई तुम्हारे साथ गलत नहीं कर पाएगा। आप मोटिवेशन होने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत है। समाज के अंदर विजन होना चाहिए। तिवारी जी कहते हैं न्यूजी नहीं हुई, उजीवान है। यानी अगर हमारे अंदर ऊर्जा है, सच्चाई है, तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि भगवान भी देखता है। अगर हम न्यूजी हो गए, अगर हम मानव का जीवन जी रहे हैं, हमारे बहुत लंबे चौड़े हाथ पैर हैं, ताकत है, और हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो भगवान भी देखते हैं यार इसको मैंने बलशाली बनाया, साला कोई उपयोग नहीं कर रहा। तो इसलिए पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आए, पहाड़ों से पलायन रुके, और 2027 में भ्रष्ट लोगों को नेस्ता नाबूद करना है उत्तराखंड से। और वो नेस्ता नाबूद तो कितनी ताकत लगा लें। बहुत सारे लोग भीमताल में सोच रहे हैं कि हमने इतना पैसा कमा लिया, अब तो हम शराब और पैसा दे के भीमताल विधानसभा पे फिर भी जय श्री प्राप्त कर लेंगे। मैं कह रहा हूँ तुम भैया, दैविक शक्तियाँ आ गई हैं। भीमताल देवभूमि है, वहाँ दैविक शक्तियों का इतना हो गया अत्याचार था, महिषासुर का अंत होना निश्चित है। वहीं से रास्ता निकलेगा, धर्म का मार्ग वहीं से प्रशस्त होगा, क्योंकि वहाँ कंदराएं हैं। कंदराएं, वो जो महिला जो प्रसव पीड़ा से जान तोड़ रही है अपनी डिलीवरी के लिए, हॉस्पिटल नहीं है, उसकी पीड़ा बोलेगी। उसका जो बच्चा अकाल मृत्यु को ऊपर चला गया, वो उसकी दुआ लगेगी, उसकी दुआ वो जानेगी कि उसकी महिला को कितना पीड़ा है। तो माँ नंदा सुनंदा देख रही है ना इन सब अत्याचारों को, और निश्चित रूप से इसमें अंत होगा। और मैं बड़े विश्वास में हूँ इस बात से कि 2027 में ऐसी शक्तियाँ आएंगी, ऐसे लोग जीतेंगे जो अत्याचारी, जो भी भ्रष्ट हैं, वो किसी भी दल के हैं, भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, इसका हमारे राज्य में कोई स्थान नहीं है। और देवभूमि, मैंने कल कहा है, आज हमारा उत्तराखंड राज्य भ्रष्टाचार में प्रथम श्रेणी में आने जा रहा है। और मैंने कल कहा है, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कुछ टूट जाए। जो शासक वर्ग है ना, जो चमचागिरी करने में बहुत सारे, उसमें 60% उत्तराखंड के अधिकारी हैं, वो भी तो भ्रष्टा, वो भी तो उसी पद चिन्हों पर चल रहे। तो भैया, किसी जिसने अत्याचार की कमाई आप देख लो, उसका यथार्थ क्या हुआ। पहाड़ में लास्ट में एक किस्सा बता देता हूँ मैं आपको, द्रौपदी चीरहरण जैसा ही। हमारे गाँव में एक आमा को मार दिया गया, और वो आमा को जब मारा तो गाँव के सियाने, मेरे बूबू भी प्रधान थे, तो उन्होंने कहा भाई आमा को, गांव वाले गए, उन्होंने कहा आमा मार दिया। उनने कुछ नहीं कहा, किसने मारा, क्या मारा, उसकी भाई तहकीकात करो, ये कहते। तो आज आमा का पूरा प्रकोप पूरे गांव पर है, हम पे भी आमा लगती है। हमारा दोष सिर्फ इतना है कि हमने ये नहीं कहा ये गलत हो गया। हाँ, बिल्कुल सही बात। तो मेरा कहने का वास्ता ये है नौजवानों से, बुजुर्गों से, पत्रकारों से, माताओं बहनों से, गलत को गलत कहो, निर्णय करना शासन के हाथ में है। अगर आप कहोगे नहीं तो आप भी उतने ही दोषी मानेंगे। बिल्कुल सही बात, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पनेरू जी, आज आप हमारे साथ जुड़े। और युवा दिलों की धड़कन, ऐसे ही नहीं कहा जाता पनेरू जी को। पनेरू जी ने सारे जितने भी क्वेश्चंस हमने थे और जो हमारे मन में थे, जो युवाओं के मन में होंगे, मुझे लगता है उनका बेबाकी से आंसर दिया, और बहुत मज़ा आया बात करके आपसे। और फिर मैं आपसे जुड़ूंगा जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। उदित भट्ट जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपके उज्जवल भविष्य की कामना। धन्यवाद जी, धन्यवाद।